हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं सीबीएसई का जो 12th क्लास का पेपर आया था उसकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशन। तो जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक एक करके हम सारे सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसमें साउंड नहीं है। तो आज हम ये दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस बार ऑफ कैल्क स्क्रीन डिस्प्लेस नेम ऑफ द वर्कबुक ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग। कि जिस वर्कबुक पे आप करंटली काम कर रहे हो, जिस स्प्रेडशीट पे आप काम कर रहे हो, उसका नाम जो है कैल्क जो में हम काम करते हैं तो किस पे आता है, तो उसका नाम आता है हमारे टाइटल बार पे। ठीक है, तो उस बार को बोलते हैं टाइटल बार जिस पे वर्कबुक का नाम डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है, स्व अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है क्यों? यह व्यक्ति की ऊर्जा तथा गतिविधि को बढ़ाता है, यह व्यक्ति की ऊर्जा तथा गतिविधि को कम करता है, यह नकारात्मक को बढ़ाता है, यह व्यक्ति की उत्पादकता कम करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बेनिफिट सिर्फ एक ही है, यह व्यक्ति की ऊर्जा तथा गतिविधि को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये ऊर्जा को कम करता है, ये तो उसका फायदा नहीं हो सकता। नकारात्मकता भी महत्वपूर्ण उसकी बात नहीं है, और उत्पादकता कम करना भी उसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह व्यक्ति की ऊर्जा और गतिविधि को बढ़ाता है। दूसरा है, उद्यमी के लिए आईसीटी के उपयोग का एक लाभ बताएं। जब भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप कोई भी लिख सकते थे एक, जैसे कि काम जल्दी हो जाता है, काम आसान हो जाता है, डेटा को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है, हम जब चाहे जानकारी को देख सकते हैं, हम 24 आवर्स अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। उसके बाद है फोर्थ, अत्यधिक बेचैन तथा चिंतित अनुभव करना क्योंकि आपका विश्वास है कि अन्य लोग आपको पसंद नहीं करते तथा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह किस प्रकार का व्यक्तित्व विकार है? तो ये है व्यामोहाव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरानोइड। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, उसको ऐसा विश्वास होता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता और सभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट है, उद्यमिता योग्यता की किसी एक विशेषता का नाम लिखिए। तो आपने ये पढ़ा है कि उद्यमी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसमें इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि जो है लोगों से संबंध बनाने की कला होनी चाहिए, बातचीत करने की कला होनी चाहिए, रिस्क लेने का उसमें कैलिबर होना चाहिए। तो आप किसी भी एक विशेषता का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है SMART, यानी स्मार्ट मॉडल, जो आपने पढ़ा है। स्मार्ट मॉडल में ये बाकी दे रखे हैं, S से स्पेसिफिक, M से मीजरेबल, A से अटेनेबल, R का मतलब लिखना है T से टाइमली। तो R का मतलब है रियलिस्टिक, यानी कि विश्वसनीयता, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, रियलिस्टिक। उसके बाद सेकंड है, पुनः विक्रय को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के नाम लिखिए। रिपीट सेल कब होगी? जब आप कस्टमर को अच्छे से मतलब बेहतर सेवाएं देंगे, कस्टमर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, उसे अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देंगे, डिस्प्ले अच्छा होगा। बहुत से हैं, आप कोई भी इसमें से एक या दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके डैश का रणनीतिक स्थापन आपके ग्राहकों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि आप व्यवसाय करने को कैसे नियोजित करते हैं। यानी कि आपको किसका प्लेसमेंट करना है, वस्तुओं का प्लेसमेंट करना है, जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्प्ले। जो आपका डिस्प्ले है वो दिखाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्लान करते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट है, खुदरा स्टोर में प्रदर्शन के एक उद्देश्य का लाभ लिखिए। प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले, खुदरा स्टोर मतलब रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में डिस्प्ले का एक उद्देश्य, किस लिए करते हैं डिस्प्ले? कस्टमर को वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए, कस्टमर को स्टोर में आकर्षित करने के लिए, अपने लाभ बढ़ाने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कस्टमर के साथ अच्छे जो उसको इन्फॉर्मेशन या जानकारी देने के लिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है भीड़ द्वारा वितरण का क्या अर्थ है, यानी कि क्राउड डिलीवरी। क्राउड डिलीवरी क्या है, ये देखिए, क्राउड सोर्स डिलीवरी इज एन एमर्जिंग मेथड ऑफ फुलफिलमेंट दैट लीवरेजेस नेटवर्क्स टूल ऑफ लोकल नॉन प्रोफेशनल कोरियर्स टू डिलीवर पैकेज टू कस्टमर डोर्स। यानी कि ये एक ऐसा डिलीवरी करने का तरीका होता है जिसमें जो रिटेलर है उसका किसी भी कंपनी, किसी व्यक्ति से सीधा संपर्क नहीं होता। वो वस्तुओं के डिलीवरी करने के लिए लोकल या और जो गैर व्यावसायिक कोरियर होते हैं उनकी सहायता लेता है, जिससे कि वो कस्टमर को टाइमली वस्तुएं पहुंचा सके। अगर वो एक पे डिपेंड होगा तो डिलीवरी में लेट होगी, इसीलिए जल्दी डिलीवरी करने के लिए वो लोकल बहुत से जो गैर पेशेवर कोरियर हैं उनकी मदद लेता है और जल्दी वस्तुएं कस्टमर को डिलीवर करता है। इसे हम बोलते हैं क्राउड डिलीवरी। नेक्स्ट है खुदरा व्यापारी का अर्थ दीजिए। खुदरा व्यापारी मतलब कौन होगा? खुदरा व्यापारी का मतलब है रिटेलर। रिटेलर क्या होता है पता होगा आपको? रिटेलर वो होता है जो कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार कस्टमर को कम मात्रा में वस्तुएं बेचता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विक्रयकर्ताओं को प्रभावशाली शाब्दिक तथा डैश संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होती है। शाब्दिक मतलब मौखिक, जिसको हम ऑरल भी कहते हैं, तो शाब्दिक और लिखित संप्रेषण यानी कि वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन की उसमें योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विक्रय प्रबंधक का मुख्य कार्य प्रचालनों का डैश है। विक्रय प्रबंधक यानी कि सेल ऑपरेशन का जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। उसका मुख्य कार्य है मैनेज करना। यही इंग्लिश में क्वेश्चन है। सेल्स मैनेजर का मेन टास्क जो है वो क्या करना है? मैनेजमेंट है। सेल पर्सन में वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये रिटेलर का मीनिंग हम कर चुके हैं। क्राउड डिलीवरी, लोकल के द्वारा डिलीवरी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर डिस्प्ले, कस्टमर को आकर्षित करना। और किसका हमें प्लेसमेंट करना है? डिस्प्ले का, ये हम कर ही चुके हैं। रियलिस्टिक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड। नेक्स्ट है बेटा, डैश मार्केटिंग मेथड्स एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सनलाइज मैसेजेस और मोर इफेक्टिवली सिलेक्ट द टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड क्लाइंटेल। तो किस मेथड में हम टारगेट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर को उसकी ज़रूरत के अनुसार अलग प्रचार कर सकते हैं, अलग जानकारी दे सकते हैं। तो ये किसमें पॉसिबल है? मॉडर्न में। ट्रेडिशनल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डैश कनेक्शन इज़ नेसेसरी टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए कैसा कनेक्शन चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट है गेटिंग ए गुड रिटर्न फ्रॉम टेलीमार्केटिंग इन्वेस्टमेंट विल रिक्वायर। एक अच्छी रिटर्न के लिए टेलीमार्केटिंग में अच्छी रिटर्न लेने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ये कॉल सेंटर टेक्नोलॉजीज़ नहीं आएगा, ये आएगा प्लानिंग। हमें किसकी ज़रूरत है? प्लानिंग की। अगर हम टेलीमार्केटिंग सही योजना बनाकर करेंगे तो हमें अच्छी रिटर्न, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा प्लानिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, एन इफेक्टिव डैश इज़ एक्चुअली नॉट अ स्क्रिप्ट एट ऑल। हमारे पास टेलीमार्केटिंग की सफलता के लिए इफ़ेक्टिव क्या होनी चाहिए? इफ़ेक्टिव हमारे पास इफ़ेक्टिव टेलीमार्केटिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? हम कस्टमर को सूचना दे सकते हैं, कस्टमर से अच्छे से बात कर सकते हैं और अपनी टेलीमार्केटिंग जो कॉल है उसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट का क्या यूज़ है? जो डिजिटल सर्टिफिकेट हैं ये क्या करते हैं? हमारी कम्युनिकेशन यानी हमारी बातचीत को, हमारे डेटा को, हमारी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। हम इससे पहचान कर सकते हैं कि मैसेज को भेजने वाला व्यक्ति कौन है और मैसेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। इससे हमारी जानकारी, हमारा डेटा, हमारी जो बातचीत है वो क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है डिस्पाइट ई बिजनेस डन। ई बिज़नेस कैसे किया जाता है आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हम किससे करते हैं? ऑनलाइन तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमें फिजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिंट बाय रिटेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग का क्या अर्थ है? कस्टमर जब वस्तुएं खरीदता है
तो उसे वस्तुओं के साथ एक बिल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, बिल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिटेल बिलिंग। नेक्स्ट है विक्रय बिंदु, यानी कि पीओएस स्टोर का वह क्षेत्र है जहां डैश अपने क्रय का भुगतान करते हैं। कौन अपनी खरीद का भुगतान करेगा, ग्राहक ही करेगा ना। तो पीओएस एक ऐसा बिंदु है, ऐसा क्षेत्र है जहां पे ग्राहक यानी कि कस्टमर अपनी परचेज के लिए पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपकरण की पहचान करिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो देख लीजिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंटर नहीं है, बुक नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, ये क्या है, कैश ड्रॉर, कैश दराज, जिसमें हम कैश रखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉइन्स, नोट्स रखने के लिए अलग अलग छोटे छोटे खाने बने होते हैं। नेक्स्ट है लेन देन की प्रतिलिपि का मुद्रण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो लेन देन, यानी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसका जो प्रिंट है किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रिंट तो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रिंट तो किसके द्वारा किया जाता है, प्रिंटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय बिंदु काउंटर पर प्रथम चरण डैश होता है। यानी कि पीओएस काउंटर पर सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट की स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग करेंगे, फिर हम बाकी जो पेमेंट है, पैकेजिंग है, उसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है जिससे कि बिल बनाया जा सके। नेक्स्ट है पीओएस विपणन सामान्यतः डैश कहलाता है। यानी कि पीओएस मार्केटिंग को हम और भी क्या कहते हैं, पीओएस विज्ञापन, यानी कि पीओएस एडवर्टाइजमेंट। पीओएस मार्केटिंग और पीओएस को पीओएस एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्रय बिंदु विपणन का परिणाम प्रायः किस प्रकार के क्रय में होता है। यानी कि पीओएस मार्केटिंग रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ बाइंग। पीओएस मार्केटिंग से कैसी खरीदारी होती है, पीओएस मार्केटिंग से कैसी खरीदारी होती है, इम्पल्स। इम्पल्स आप समझते हो ना, ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने से पहले कस्टमर अधिक सोच विचार नहीं करता, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स, इस तरीके की चीज़ें। तो जो पीओएस मार्केटिंग है, पीओएस जो होता है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कस्टमर बिल पे करता है। तो उस स्थान पर क्या किया जाता है, उस स्थान पर चॉकलेट, कैंडी, चिप्स ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये किस टाइप की बाइंग में रिजल्ट करती हैं, इम्पल्स बाइंग में। जब कस्टमर बिलिंग करता है इतने में वो ऐसी चीज़ें देखे और ख़रीदने के लिए प्रेरित हो। तो पीओएस जो है मार्केटिंग, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कौन सी बाइंग होती है उससे, इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स खरीदारी, आवेग खरीदारी। नेक्स्ट है ऑटो रिकवरी एंड डैश इज पॉसिबल इफ कनेक्शन विथ सर्वर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अब हमारा सर्वर से कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ तो हम ऑनलाइन तरीके का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ऑफलाइन बिलिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हमारा सर्वर इज नॉट डिस्टर्ब, सर्वर डिस्टर्ब नहीं है, तो हम कौन सी बिलिंग करेंगे, ऑनलाइन बिलिंग। नेक्स्ट है टेलीकॉम बिलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स डैश एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। क्या करेंगे टेलीकॉम बिलिंग में, ये क्या है, टेलीकॉम बिलिंग प्रक्रिया में ग्राहकों से डैश तथा भुगतान का लेखा सम्मिलित है। हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हम भुगतान रिसीव करेंगे, पैसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम उनका रिकॉर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है अंडर डैश सिस्टम एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स हैविंग बिकम ड्यू टू पेमेंट और रिसिप्ट। यानी कि किस प्रणाली के अंतर्गत प्रविष्टियां राशि के भुगतान के लिए देय होने पर अथवा प्राप्ति पर की जाती हैं। यानी कि जब हम प्राप्त कर लेते हैं और हम अमाउंट दे देते हैं तभी उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो ये सिस्टम कौन सा होता है, मर्केंटाइल। हम सभी लेन देन का रिकॉर्ड तभी बनाते हैं जब वो पूरा हो जाता है। जो हमने प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेते हैं, जो हमने देना है वो हम दे देते हैं। तो ऐसी ही सिर्फ चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं मर्केंटाइल सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि उद्यम के प्रभावी रूप से कार्य करने में जनता का क्या हित है। अगर हमारा उद्यम सही तरीके से कार्य करेगा, हमारी जो एंटरप्राइज है सही काम करेगी, तो क्या होगा, कस्टमर को इस्तेमाल करने के लिए वस्तु मिलेगी, वो अपनी पसंद की वस्तु ले सकता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। बहुत से बेनिफिट हैं, आप कोई भी एक या दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सन हु ओन इट।
तो कौन से कंसेप्ट के द्वारा ऐसा है कि बिजनेस अलग है और उसे चलाने वाला व्यक्ति अलग है? तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट, यानी कि पृथक इकाई। नेक्स्ट है 1 ईयर विल बी द अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज आर मेंटेन्ड एज बफर्स टू मीट डैश। हम इन्वेंट्री को किस लिए अपने पास रखते हैं? जिससे कि अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता को कम किया जा सके, अनिश्चितता का सामना किया जा सके। अचानक से कोई डिमांड आती है या मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हम पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम उचित मात्रा में स्टॉक अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है बल्क बाइंग एंड स्टोरिंग ब्रिंग्स इन डैश। अगर हम बल्क में यानी कि अधिक मात्रा में खरीदते हैं और स्टोर करते हैं, इससे क्या आती है हमारे पास? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभावशीलता। अगर हम अधिक मात्रा में खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, हमारी लागतें क्या होती हैं? कम आती हैं। नेक्स्ट है डैश मेथड इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। हम किस में? हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हर दिन के अंत में करते हैं। हम हर दिन के अंत में देखते हैं कि हमारे पास कितना था, कितना बेच दिया और कितना बचा है। तो इसको बोलते हैं परपीचुअल, यानी कि सतत, लगातार। इसमें हम हर ट्रांजैक्शन या हर दिन के बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना जो है स्टॉक बचा है। नेक्स्ट है all foods have optimal storage condition that must be met to sustain। हमारे जो सभी फूड्स हैं, सभी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। उनको सुरक्षित करने के लिए सही भंडारण शर्तें होनी चाहिए, जिससे कि दैट मस्ट मेड टू सस्टेन। किस लिए? सस्टेन करने के लिए। उनकी जो फ्रेशनेस है, उनका जो मतलब उनको क्या सस्टेन कर। ऑल फूड्स हैव ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट टू सस्टेन फ्रेशनेस। उनकी फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए या उनको सही तरीके से बनाए रखने के लिए, ठीक है, सुरक्षित बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या होता है? स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नो गुड्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास वस्तुएं बेचने के लिए नहीं होती, कि कोई एक विशेष वस्तु जो हमारे पास अब नहीं है उसका स्टॉक हमारे पास बेचने के लिए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? स्टॉक आउट। यानी कि हमारे पास जितनी भी थी सब बिक चुकी हैं, अब हमारे पास और वस्तुएं नहीं हैं। इसलिए रिटेलर को क्या स्टॉक आउट की स्थिति नहीं लानी चाहिए, उसको अपने पास सेफ्टी स्टॉक बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक आउट हो गया तो हम कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डैश इज अ टर्म यूज्ड इन बिजनेस टू रेफर मर्चेंडाइज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड लॉन्ग एगो बट हैज़ नेवर बीन यूज्ड। एक ऐसी वस्तु जो मैन्युफैक्चर यानी बनाई तो बहुत समय पहले गई थी लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई। हिंदी में इसको पढ़ें तो व्यवसाय में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा शब्द जो ऐसी वस्तु को विक्रय के लिए प्रस्तावित के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उत्पादन तो बहुत पहले किया गया परंतु उपयोग नहीं किया गया। इसको हम बोलते हैं नया पुराना स्टॉक, यानी कि न्यू ओल्ड स्टॉक। तो ये था आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 12th CBSE के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हर एक आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू।